गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के यूनिट 1 का चैप्टर लेके आपके सामने मैं हाजिर हूँ। हम लोग आज चर्चा करेंगे आरएनए के विभिन्न प्रकार के बारे में। हमने पिछली क्लासेस में चर्चा की थी डीएनए प्रतिकृति के बारे में, जिस विधि के द्वारा जो है एक डीएनए के अणु द्वारा समान डीएनए के अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए के प्रतिकृति का जो प्रारूप जो है उसे दो वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया था। मेसेंसन और स्टॉल ने किया था। और मेसेंसन और स्टॉल ने कहा था कि जब डीएनए के एक अणु से डीएनए के दो समान अणु का निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है, एक जो आपका कुंडली होता है वो पुरानी होती है और एक नई कुंडली क्या होती है आके उससे जुड़ती है। तो आपको पता होगा कि डीएनए की दोनों कुंडली जो है वो क्या होती है, आपस में क्या होती है, असमानांतर होती है और एक दूसरे की पूरक होती है। एडनिन एक कुंडली पर स्थित एडनिन जो है दूसरे कुंडली पर स्थित थायमिन से क्या करता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है। और एक कुंडली पर स्थित जो साइटोसिन जो है दूसरे कुंडली पर स्थित ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। तो थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ कि डीएनए के प्रतिकृति का जो प्रारूप दिया गया था मेसेंसन एंड स्टॉल द्वारा वो क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि मेसेंसन एंड स्टॉल ने और आपका दूसरे वैज्ञानिक एक है टेलर, उन्होंने भी काम किया था डीएनए के प्रतिकृति पर। मेसेंसन एंड स्टॉल ने नाइट्रोजन का जो समस्थानिक उपयोग में लाया था वो था N15 था, जो क्या था, रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। और टेलर ने जो VCO अल्बा नामक पौधे पर काम किया था, उसने जो है ट्रीटियम जो है जो रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक है हाइड्रोजन का, उसका उपयोग किया था। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मेसेंसन एंड स्टॉल के प्रारूप के बारे में कि कैसे जो है डीएनए के एक अणु से डीएनए के समान अणु का निर्माण होता है। तो जो डीएनए का है आपका ये डीएनए है जो द्विकुंडली संरचना है और इसको उन्होंने N15 के माध्यम में N15, अब चूंकि नाइट्रोजन युक्त क्षार जो भी होते हैं एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, सब में क्या होता है, नाइट्रोजन जो है मुख्य घटक होता है। तो उन्होंने क्या किया, डीएनए को जो मूलभूत जो डीएनए होता है उसको N15 माध्यम में क्या किया, प्रतिकृति कराया। तो N15 जो है रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक, रेडियो सक्रिय समस्थानिक, तो इसकी उपस्थिति में जब उन्होंने प्रतिकृति कराया, जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, प्रतिकृति या रेप्लिकेशन जब होता है तो इसमें जो डीएनए के अणु का निर्माण होता है वो क्या होता है, संकरित होते हैं। क्या होते हैं, संकरित होते हैं। अब देखिए ये जो है N14 है जो मूलभूत रूप से डीएनए के अणु में क्या होता है, उपस्थित होता है और यह रेडियो सक्रिय नहीं होता है। तो उन्होंने जब नाइट्रोजन 15 जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक की उपस्थिति में डीएनए की प्रतिकृति कराई, डीएनए का रेप्लिकेशन कराया, तो क्या देखा कि संकरित जो है डीएनए के अणु प्राप्त होते हैं। कितने संकरित प्राप्त होते हैं, डीएनए के 2 संकरित अणु क्या होते हैं, आपके प्राप्त होते हैं। ये आपके हो गए डीएनए के संकरित अणु। तो जो N15 है उसको मैंने रंगीन चौक से दर्शाया है। यह आपका N15 और जो है यहाँ जो है N14 और यहाँ क्या है आपका N14 है। तो डीएनए के प्रतिकृति या रेप्लिकेशन नाइट्रोजन
15 के उपस्थिति में कराने पर क्या होता है, दो संकरित क्या होते हैं आपका प्रथम पीढ़ी में, ये प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन में जो डीएनए के दो अणु प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, संकरित होते हैं। क्या होते हैं, संकरित डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए, ये हाइब्रिड डीएनए इसलिए कि जो नाइट्रोजन 15 जो है वो क्या है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, और नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन युक्त क्षार जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होता है, इनके मुख्य घटक होते हैं। सो नाइट्रोजन 15 जो है न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में क्या होते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे कारण क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। तो अब आप देखें यहाँ संकरित जो डीएनए के अणु हैं उसमें एक जो आपकी कुंडली है वो क्या है, एक जो लड़ी है आपकी N14 है और दूसरी लड़ी जो है आपका N15 है। फिर यहाँ जो दूसरा डीएनए का जो अणु है उसमें क्या होता है, एक लड़ी जो है N14 जो पुराना वाला था, जिसको पैतृक डीएनए कहते हैं। ये जो डीएनए है उसको हम क्या कह सकते हैं, पैतृक डीएनए कह सकते हैं, पैतृक या पैटर्नल, ठीक है ना, पैतृक या पैटर्नल डीएनए, पैटर्नल डीएनए। तो इसकी प्रतिकृति कराने पर क्या होता है, हमें जो डीएनए का अणु प्राप्त होते हैं वो संकरित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड डीएनए कहा जाता है। तो अब देखें ध्यान से, ये जो दो डीएनए के संकरित अणु हैं उसमें एक N14 जो है, एक कुंडली जो है आपका पैतृक से है और दूसरा जो है आपका नया है। जो डीएनए का दूसरा संकरित आपका जो डीएनए है वहाँ भी क्या है, N14 जो है आपका पैतृक डीएनए के समान है, और दूसरा जो लड़ी क्या है N15 जो है वो क्या है, आपका नया है। तो जो डीएनए का जो है प्रतिकृति का या डीएनए रेप्लिकेशन का आदि संरक्षण का सिद्धांत दिया था। इसका अर्थ क्या होता है कि जब डीएनए के नए अणु का निर्माण होता है तो डीएनए का एक लड़ी जो होता है या एक कुंडली होता है वो पैतृक वाला होता है, और जो दूसरा डीएनए की लड़ी होता है, दूसरा डीएनए का जो हेलिक्स होता है वो क्या होता है, पुराना वाला होता है। तो क्या होता है, संकरित। अगर हम इनका पुनः रेप्लिकेशन या प्रतिकृति कराते हैं, इनकी प्रतिकृति कराते हैं, इसका रेप्लिकेशन कराते हैं, तो दूसरी पीढ़ी जो है, दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन, सो दूसरी पीढ़ी में जो है कितने डीएनए अणु का निर्माण होगा, 4 डीएनए के अणु का निर्माण होता है। कितने का निर्माण होता है, 4 डीएनए के अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। ये हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, और 2 संकरित आपके डीएनए जो होते हैं, दो संकरित क्या होते हैं डीएनए प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 अणु डीएनए का अणु का निर्माण होता है, और 2 से क्या होगा, 4 डीएनए का अणु का निर्माण होगा, जिसमें क्या होता है, 2 क्या होता है, संकरित होता है। ये दोनों क्या होते हैं, संकरित होते हैं। क्या होते हैं, संकरित होते हैं। और ये जो है आपका पैतृक होता है, पैतृक डीएनए के समान होता है, पैतृक डीएनए के समान होता है। तो ये है आपका डीएनए के प्रतिकृति का प्रारूप जो मेसेंसन तथा स्टॉल के द्वारा दिया गया था। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आरएनए के बारे में, राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में, यह कितने प्रकार का होता है उसके बारे में। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे आरएनए के विभिन्न प्रकार के बारे में। डीएनए के समान आरएनए भी क्या होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। और आरएनए जो है बहुत सारे जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, उनका क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो मुख्य अनुवांशिक पदार्थ देखा जाए, अधिकांशतः जो है जीवों का अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह डीएनए का बना होता है। लेकिन कुछ जो उदाहरण ऐसे हैं जिसमें क्या होगा, आरएनए जो होता है अनुवांशिक पदार्थ होता है। जैसे वायरसेस हो गए, मुख्य रूप से वायरसेस जो होते हैं, जो विषाणु जो होते हैं, उनमें जो अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे आरएनए के विभिन्न प्रकार के बारे में। तो आरएनए का निर्माण भी किससे होता है, आपका डीएनए से होता है। सो डीएनए के से आरएनए के निर्माण की विधि को क्या कहते हैं, हम
प्रतिलिपि कहते हैं या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। प्रतिलिपि का निर्माण होगा, ठीक है, या ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन की विधि में क्या होता है, डीएनए से क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है। और जो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है वो आरएनए जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसे राइबोसोमल एमआरएनए कहा जाता है, और दूसरा जो होता है आपका ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा होता है आपका मैसेंजर आरएनए। तो हम लोग ट्रांसफर आरएनए का जो क्लॉवर लीफ जो प्रारूप है या क्लॉवर लीफ मॉडल जो कहते हैं उसके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं आरएनए का कितने प्रकार होते हैं। तो आरएनए जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्या कहता है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो ये जो आरएनए जो होते हैं, जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इसे हम क्या कहते हैं, आरआरएनए कहते हैं, आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो आरएनए होता है उसे हम टीआरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और तीसरा जो आरएनए होता है इसे हम क्या कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, एमआरएनए कहते हैं। अब राइबोसोमल आरएनए का नाम क्यों पड़ा, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का नाम राइबोसोमल इसलिए पड़ा, यह क्या होता है, राइबोसोम जो होता है उससे क्या होता है, संबंधित होता है। और आपको पता होगा कि हमारे कोशिका में एक ऐसी संरचना होती है जो झिल्ली रहित होती है, जिसके बाहर कोई भी झिल्ली नुमा आवरण उपस्थित नहीं रहता है, और वह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसे प्रोटीन संश्लेषण का उद्योग या फैक्ट्री कहा जाता है। और उस कोशिकांग का नाम क्या है, आपका नाम है राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम से संबंधित होने के कारण इस प्रकार के आरएनए को क्या कहा जाता है, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, या इसके शॉर्ट में आरआरएनए कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए से क्या होता है, राइबोसोम से क्या होता है, संबंधित होता है। और जो जितने प्रकार के आरएनए हैं उसमें सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, राइबोसोमल आरएनए की होती है। ये लगभग जो है 80% होता है। कुल आरएनए का 80% क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए के बारे में एक विशेष बात आपको बता दूं कि जो राइबोसोमल आरएनए जो है यूकारियोट में जो है आपका एटीएस, आपका राइबोसोम आपको पता है कितने प्रकार का होता है, राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है एटीएस, दूसरा होता है आपका 70S। तो 2 प्रकार का होता है राइबोसोम, एटीएस, और दूसरा होता है आपका 70S, ठीक है। तो जो एटीएस राइबोसोम जो है आपका जो किस में पाया जाता है, यूकारियोट्स में पाया जाता है। ससीम केंद्री इसको कहते हैं, असीम केंद्री कहते हैं आपका प्रोकारियोट्स को। जो जीवाणु और नील हरी शैवाल, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगा में जो आपका राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है वह 70S होता है। और जो अधिकांशतः जो ससीम केंद्रिक जो जीव होते हैं, यूकारियोट जो होते हैं, उसमें राइबोसोम क्या होता है, एटीएस होता है। तो एटीएस राइबोसोम में आरआरएनए कितने प्रकार का होता है, आरआरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी कि एटीएस जो आपका होगा राइबोसोम होगा उसमें कितने प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पाए जाएंगे, 4 प्रकार के। और जो 70S राइबोसोम होगा इसमें जो है आरआरएनए के कितने प्रकार पाए जाते हैं, 3 प्रकार आपके पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे इसे कि प्रोकारियोट्स में या असीम केंद्रिक में क्या होता है, 3 प्रकार का, राइबोसोम में क्या होता है, 3 प्रकार का आरएनए होता है। और आपका ससीम केंद्री जो है आपका यूकारियोट है उसमें 4 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। दूसरा जो आरएनए है जिसकी संरचना के बारे में हमें चर्चा भी करनी है वो क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। इसका नाम क्या क्यों पड़ा ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि जो है यह प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस की विधि में क्या करता है, एमाइनो एसिड एमिनो अम्ल का स्थानांतरण करता है। तो चूंकि यह एमिनो अम्ल का स्थानांतरण कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रांसफर आरएनए पड़ा। तो यह क्या करता है, यह एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड या जिसे एमिनो अम्ल कहते हैं, एमिनो अम्ल इसका क्या करता है, स्थानांतरण करता है, का स्थानांतरण करता है, जिससे कारण क्या होता है, बहुत सारे
एमिनो अम्ल एक दूसरे से मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। फिर पेप्टाइड से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये जो होता है आपका 10 से 15% होता है कुल आरएनए का। 10 से 15% क्या होता है आपका? ट्रांसफर आरएनए होता है। और तीसरे प्रकार का जो आरएनए होता है उसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं या वाहक आरएनए कहते हैं। इसे कहते हैं वाहक आरएनए। वाहक आरएनए कहा जाता है। वाहक आरएनए इसलिए कहा जाता है कि जो जीन में अनुवांशिक गुण उपस्थित रहते हैं उसके वाहक का कार्य कौन करता है? एमआरएनए करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं, वाहक आरएनए कहते हैं। और यह कुल जो डीएनए जो है, कुल जो आरएनए है कोशिका में, उसकी मात्रा का क्या होता है? लगभग 1 से 5% होता है। 1 से 5% होता है। तो जीन में आपका जो है अनुवांशिक गुण निर्धारण करने की जो क्षमता होती है उसका वाहक कौन होता है? आपका एमआरएनए होता है। और एमआरएनए पर 3 नाइट्रोजन क्षार की जो श्रृंखला पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कूट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूट। तो 3 नाइट्रोजन क्षार युक्त की श्रृंखला कूट। आपको प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि कूट क्या होता है, कोडोन क्या होता है, कोडोन या कूट क्या होता है। तो 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार की श्रृंखला जो आपके एमआरएनए पर होगी उसे क्या कहते हैं? कूट कहते हैं। तो 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार की श्रृंखला, 3 नाइट्रोजन युक्त इसकी श्रृंखला होती है। 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार की श्रृंखला या क्षार का क्रम। तो 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार का क्रम जो कहाँ होता है? एमआरएनए पर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कूट। यहाँ आपको दर्शाने के लिए, स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए मैंने क्या किया है? अलग अलग कूट मैंने दिखाए हैं। और आपकी सूचना के लिए बता दूं कि ये जो कूट जो होते हैं ये क्या होता है? लगातार होते हैं। इनके बीच कोई भी खाली स्थान नहीं होता, कोई भी गैप आपका नहीं होता। तो 3 क्षार का जो क्रम होगा उसे हम क्या कहते? 3 क्षार का क्रम हो गया, ये 3 क्षार हो गया, ये 3 क्षार। तो 3 क्षार का जो क्रम होता है एमआरएनए पर उसे क्या कहा जाता है? कूट कहा जाता है। और उसके विपरीत जो आपका ट्रांसफर आरएनए जो है, यहाँ 3 क्षार का जो क्रम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकूट। सो कूट के समान जो है प्रतिकूट में भी क्या होता है? कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। तो इसे कहते हैं प्रतिकूट। क्या कहते हैं? प्रतिकूट। तो याद रखें कि 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार का क्रम, 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार का क्रम जो ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रतिकूट। और 3 नाइट्रोजन युक्त क्षार का क्रम जो एमआरएनए में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कूट कहते हैं। तो जब एमिनो अम्ल जो है कब आपका जो है प्रोटीन निर्माण के लिए उपलब्ध होगा? जब कूट और प्रतिकूट में परस्पर क्या होता है? पूरक जोड़े बनते हैं। तो जब तक पूरक जोड़ा नहीं बनेगा पूरी तरीके से, पूरक जोड़ा करने का मतलब समझिए यहाँ G है, U है, A है, U है, G है, ठीक है। तब इसका पूरक जोड़ा क्या बनेगा आपको पता है। एडनिन जो है किसके साथ होता है? यूरेसिल के साथ क्या करता है? बंधन बनाता है आरएनए में। और यूरेसिल जो है एडनिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ बंधक बनाता है, ठीक है। तो ऐसे जोड़े को क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। तो जब पूरक का निर्माण होगा तब क्या होगा? एमिनो एसिड जो है, एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपस्थित होता है। तो हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे अगली क्लास में ट्रांसफर आरएनए के प्रारूप के बारे में।